नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएफसी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने का प्रयास करते हैं, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अभी वर्तमान समय में जो कोरोना महामारी के कारण जो समय चल रहा है, यह बहुत ही दयनीय और बहुत ही मुश्किल का समय है। इस मुश्किल के घड़ी में आपको अपनों का और खुद का भी ख्याल रखना है और आपको स्वस्थ भी रहना है। इसके लिए आपको जितना हो सके अधिक से अधिक आप घरेलू उपाय करें आप, और अधिक से अधिक आप घर में सेफ रहे आप। बेवजह आप घर से बाहर ना निकलें और अधिक से अधिक अपने पढ़ाई पर ध्यान दें और अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें और बच्चों का भी ख्याल रखें। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। भारत हमेशा से अपना दरिया दिल दिखाया है और भारत ने लगभग 5 करोड़ टैबलेट जो कोरोना के लिए था उस समय, जिस समय डोनाल्ड ट्रंप हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उस समय भारत सरकार के द्वारा 5 करोड़ टैबलेट भेजा गया था। और अभी वर्तमान में आप देखे होइएगा, मोदी जी जब बात वहाँ से किए तो वहाँ से पता चला जो अमेरिका के सरकार द्वारा यह कहा गया कि वैक्सीन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वह हम उपलब्ध नहीं करवाएंगे। दुनिया का सुपर पावर, सबसे बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका के द्वारा यह कथन कहना बहुत ही निंदनीय आप कह सकते हैं आप, जबकि भारत ने अपना दरिया दिल दिखाया और लगभग 80-85 देशों को भारत ने वैक्सीन भी भेजा था। तो इससे वैक्सीन बनाने में थोड़ी सी कठिनाइयाँ आ सकती है रॉ मटेरियल नहीं आने के कारण, लेकिन और सब जो कंट्री जैसे चीन भी, रसिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ये सभी कंट्री भारत को सहायता करने के लिए अग्रसर है और सिंगापुर से भारत सरकार के द्वारा ऑक्सीजन टैंक मंगाया जा रहा है। तो इस दयनीय स्थिति में हम लोग अपने निर्णय पर अपने आप को सामूहिक जगहों पर जाने से बचाएं और सार्वजनिक स्थलों पर जाने से रोकें अपने आप को। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। चीन अमेरिका जलवायु परिवर्तन सहयोग। अब इसको हम लोग विस्तारपूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। दुनिया के 2 सबसे बड़े प्रदूषक चीन और अमेरिका जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से निपटने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने हाल ही में एक संयुक्त बयान जारी किया कि वे पेरिस समझौते को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करेंगे। यह घोषणा अर्थ डे लीडर्स समिट से पहले की है। कहने क्या मतलब है कि अर्थ डे कब मनाया जाता है। एक प्रश्न यहाँ से आप बना सकते हैं कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आप यहाँ पर से देख सकते हैं अमेरिका के और यहाँ पर चीन, ये इन दोनों देशों के द्वारा किया गया था। यह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित 40 विश्व नेताओं को वर्ल्ड लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट के लिए आमंत्रित किया है। यह शिखर सम्मेलन विश्व पृथ्वी दिवस यानी 22 अप्रैल को आयोजित किया गया। चीन ने 2020 तक और 2030 तक प्राप्त करने के लिए एनडीसी के लक्ष्य निर्धारित किए थे। वे इस प्रकार से हैं। 2005 की तुलना में 2030 तक 60% और 65% के बीच गैर जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी को कम करेगा। 2030 तक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 1200 गीगावाट किया जाएगा। यह चीन के द्वारा यह कहा गया है। 2060 तक कार्बन न्यूट्रलिटी का लक्ष्य रखा गया है। अमेरिका के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान 2005 की तुलना में 2025 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 26% से 28% तक कम करना, यह अमेरिका की तरफ से कहा गया है। अमेरिका 2020 में पेरिस समझौते से पीछे हट गया था। आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप जी जो थे वो अमेरिका का नाम मतलब क्या WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी वापस ले लिया और इधर क्लाइमेट चेंज पेरिस समझौता से भी अपना नाम वापस ले लिया। लेकिन फिर जॉन बाइडेन ने कहा कि वह इस समूह में फिर शामिल होंगे। नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री जॉनसन ने अपनी भारत यात्रा रद्द कर दी। दरअसल भारत में कोरोना वायरस के मामले में तीव्र वृद्धि के चलते उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दिया। इससे पहले जॉनसन 2021 में भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पर आने वाले थे। उस समय भी उनकी भारत यात्रा रद्द हो गई थी। ये जो आप पिक देख रहे हैं पिक्चर, इस पिक्चर में आप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को देख रहे हैं आप। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने G7 देशों की बैठक के लिए 3 अन्य देशों को आमंत्रित किया है। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया शामिल है। इससे पहले यूके ने D10 समूह का प्रस्ताव रखा था। इसमें G7 के अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया
और दक्षिण कोरिया को भी शामिल किया जाएगा, परंतु यह प्रस्ताव अभी भी अपनी शुरुआती अवस्था में है। इसमें फिलहाल कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। बोरिस जॉनसन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बोरिस जॉनसन का जन्म 9 जून 1964 को हुआ था। वे 2008 से 2016 तक लंदन के मेयर रहे। वे 2016 से 2018 तक विदेश सचिव भी रहे और वर्तमान में वे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। कोविड-19 के बढ़ते मामलों और विदेश यात्रा पर प्रतिबंध के बीच जब कई देश सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों से व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा रहा है, तो 17 अप्रैल को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की अपनी सूची जारी की है। कब? तो 17 अप्रैल को। इस सूची में भारत 84वें स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस रैंक पर है? तो भारत 84वें रैंक पर, 84 रैंक पर है, क्योंकि भारतीय नागरिक 58 से अधिक स्थानों पर वीज़ा मुक्त या वीज़ा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं। जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया, जर्मनी, यह 3 देश में यह शीर्ष पर है। यह हेनले एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स 2021। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स सूची जारी करता है। इसमें दुनिया के सबसे अधिक यात्रा के अनुकूल पासपोर्ट को मापता है। सूचकांक उन देशों के आधार पर रैंक करता है कि उनका पासपोर्ट कितना मजबूत है। सूचकांक में पहला स्थान किसका है? पहला स्थान जापान, यह आप याद रखेंगे। दूसरा स्थान सिंगापुर, तीसरा स्थान जर्मनी, दक्षिण कोरिया और प्यारा भारत का स्थान 84वां है। यह भी आप यहाँ सा याद रखेंगे। और अफ़गानिस्तान का रैंक सबसे नीचे 110 है। मतलब क्या, रैंक में आप दो तीन बातों का आप याद रखेंगे। आप पहला यह कि फर्स्ट रैंक पर कौन है, दूसरा प्यारा भारत का रैंक कौन सा है, और तीसरा जो सबसे अंतिम रैंक किसका है, और चौथा सबसे अंतिम रैंक में मतलब यह कि उस सूची में कुल कितने देशों को शामिल किया गया। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कुल 110 देशों को शामिल किया गया है। प्यारा भारत का स्थान 84वां था। जापान पहला स्थान पर है, सिंगापुर दूसरा स्थान पर है और अफ़गानिस्तान 110वां स्थान पर, सबसे नीचे। यह भी आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? तो मॉन्ट्रियल, कनाडा। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 19 अप्रैल 1945। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन लीडर कौन है अभी वर्तमान में? तो विलियम एम वाल्स इसके अध्यक्ष हैं। हेनली एंड पार्टनर्स का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। हेनले एंड पार्टनर्स की स्थापना कब हुई? तो 1997 ईस्वी में हेनले एंड पार्टनर्स की स्थापना हुई थी। हेनले एंड पार्टनर्स के अध्यक्ष कौन है? तो क्रिश्चियन कालिन। और हेनली एंड पार्टनर्स के सीईओ कौन हैं? तो ज्यूगर स्टीफन्स। इन सभी बातों को आपको याद रखना है। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि आपसे सीधा पासपोर्ट ही पूछ लिया जाएगा। हो सकता है वो आपसे हेनले एंड पार्टनर्स की स्थापना पूछ ले, हो सकता है वो इसके अध्यक्ष पूछ ले, तो आपको यह भी याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021। गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 प्रकाशित किया था। इसने 180 देशों को रैंक किया। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ से यह कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल कितने देशों को शामिल किया गया? तो कुल 180 देशों को शामिल किया गया। इस सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो इस सूची में भारत का रैंक है वह 142 है। क्या है? तो 142 भारत का रैंक है। कुल कितने देश शामिल है? 180 देश शामिल। किसने जारी किया? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया। भारत 2020 में भी इसी स्थान पर था। 2020 में भी 142 और 2021 में भी भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 142 स्थान पर ही था। नॉर्वे इस सूचकांक में सबसे ऊपर है। इसके बाद फिनलैंड और डेनमार्क का स्थान है। नॉर्वे 2020 में भी इस सूचकांक में सबसे ऊपर था। नॉर्वे जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में पहला स्थान, 2020 में पहला स्थान, दोनों 20 और 21 दोनों इंडेक्स में भारत का स्थान 142 और दोनों वर्षों के सूचकांक में फर्स्ट रैंक पर नॉर्वे ही था। तो यह भी थोड़ा सा आप यहाँ से याद रखेंगे। इरिट्रिया को इंडेक्स में आखिरी रैंक मिला। किसे? तो इरिट्रिया को, मतलब क्या 180 देशों की सूची में 180वां स्थान किसे दिया गया? तो इरिट्रिया को। और 179वां स्थान उत्तर कोरिया को और 178वां स्थान किसे है? तो तुर्कमेनिस्तान को। चीन का स्थान कौन सा है? तो चीन का स्थान 180 देशों में से 177 है। 2016 में भारत 133वें स्थान पर था, तब से यह फिसल रहा है।
भारत पड़ोस में श्रीलंका 127वें स्थान पर, नेपाल 106 स्थान पर, म्यांमार 140, बांग्लादेश 152वें स्थान पर, पाकिस्तान 145वां स्थान। मतलब आप कह सकते हैं इस सूचकांक में भारत जो है 2016 के बाद फिसल रहा है। कहने का मतलब है भारत के पड़ोसी श्रीलंका भारत से अच्छा रैंक पर 127वां रैंक पर है, नेपाल उससे भी बेस्ट 106वें रैंक पर है, म्यांमार 140वें रैंक पर है, और इससे नीचे रैंक किसका है तो बांग्लादेश का और पाकिस्तान का। नेक्स्ट, क्यूबा के नए राष्ट्रपति होंगे मिगेल डियाज कैनल। राउल कास्त्रो के इस्तीफे के बाद मिगेल मारियो डियाज कैनल, कौन तो मिगेल मारियो डियाज कैनल को आधिकारिक रूप से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा के पहले सचिव के रूप में शपथ दिलाई गई है। कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव क्यूबा की रूलिंग पार्टी में सबसे शक्तिशाली पद है। डियाज कैनल अब क्यूबा के दो सबसे महत्वपूर्ण पद संभाल रहे हैं। वह पार्टी के प्रमुख और राज्य के अध्यक्ष भी हैं। एक तो पार्टी के भी प्रमुख हैं और राज्य के भी अध्यक्ष हैं, उनको आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और राउल कास्त्रो ने घोषणा की कि वह पार्टी के प्रमुख पद से इस्तीफा देंगे और एक युवा पीढ़ी को नेतृत्व सौंपेंगे। डियाज कैनल अपने पूर्ववर्ती की तुलना में लगभग 30 वर्ष छोटे और अब क्यूबा के दो सबसे महत्वपूर्ण पद पार्टी के प्रमुख और राज्य के अध्यक्ष का पद संभालेंगे। कास्त्रो 2011 से इस पद पर थे जब उन्होंने अपने बड़े भाई फिदेल कास्त्रो से पदभार संभाला था। नेक्स्ट, प्रतिस्पर्धात्मकता आयोग CCI और ब्राज़ील की आर्थिक रक्षा के लिए प्रशासनिक परिषद के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दिया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI और ब्राज़ील की आर्थिक रक्षा प्रशासनिक परिषद के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI का पूरा नाम क्या होता है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। CCI प्रतियोगिता अधिनियम 2002 की धारा 18 के प्रावधान के तहत विदेशी देश की किसी भी एजेंसी के साथ कोई भी समझौता कर सकता है। इस अधिनियम के तहत CCI अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए किसी विदेशी देश की एजेंसी के साथ किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता है। यह भी आप यहाँ सा याद रखेंगे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना में थोड़ा देख लेते हैं। CCI का कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका गठन 14 अक्टूबर 2003 को प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम 2002 के तहत। इसका मतलब क्या हुआ कि यह आयोग संवैधानिक आयोग नहीं है। इसमें एक चेयरपर्सन और 6 सदस्य होते हैं। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। इसका उद्देश्य क्या है तो भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने वाली प्रथाओं को समाप्त करना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं तो यह आप याद रखेंगे। CCI का पूरा नाम याद रखेंगे और इसके अध्यक्ष आप याद रखेंगे। अशोक कुमार गुप्ता जी इसके अध्यक्ष हैं। यह भी आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट, भारत किर्गिस्तान सैन्य अभ्यास खंजर। भारत और किर्गिस्तान ने हाल ही में एक संयुक्त विशेष सैन्य अभ्यास आयोजित किया है जिसे खंजर नाम दिया गया है। तो पूछ सकते हैं आपसे सीधा यहाँ से कि खंजर किन दो देशों के बीच संयुक्त सेना अभ्यास है तो भारत और किर्गिस्तान के बीच। यह अभ्यास किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित किया गया। खंजर संयुक्त सेना अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में यह आयोजित किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया का मतलब कि भारत का सैन्य और किर्गिस्तान का सैन्य दोनों संयुक्त रूप से यहाँ पर हैं। खंजर सैन्य अभ्यास के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। यह अभ्यास 2 सप्ताह के लिए आयोजित किया गया था। यह आतंकवाद और पहाड़ी क्षेत्र में प्रशिक्षण पर केंद्रित था। खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच वर्ष 2011 से लगातार आयोजित किया जा रहा है। भारत और किर्गिस्तान के बीच संबंध के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। 2015 में भारत और किर्गिस्तान ने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। इन समझौतों ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। किर्गिस्तान मध्य एशिया में स्थित, किर्गिस्तान कहाँ स्थित है तो मध्य एशिया में स्थित है। भारत इस क्षेत्र में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कई अवसरों की तलाश कर रहा है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा और चाबहार बंदरगाह की योजना बनाई गई। इस प्रकार किर्गिस्तान के साथ अच्छे संबंध विकसित करना भारत के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आतंकवाद की समस्या पूरी दुनिया में बनी हुई है। फरगना घाटी किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा साझा की जाती है। यह घाटी हिज़्ब उत तहरीर और इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान जैसे आतंकवादी समूहों का घर है। अमेरिका द्वारा अपने सैनिकों को वापस लाने के साथ तालिबान अफगानिस्तान में केंद्रीय मंच पर आ सकता है। यह अफगानिस्तान से अपनी उपस्थिति का विस्तार भी कर सकता है। इस प्रकार भारत के लिए इन मध्य एशियाई देशों के साथ मजबूत रक्षा संबंध बनाना अति आवश्यक है।
किसी विशेष कार्य को संचालित करने के लिए प्रशिक्षित बलों को विशेष बल दिया जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेस को आतंकवाद, बंधक बचाव, विशेष टोही, आतंकवाद रोधी जैसी विभिन्न भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। गरुड़ कमांडो फोर्स एक विशेष बल है जो भारतीय वायुसेना के तहत काम करता है। इस बल के मुख्य कार्यों में आतंकवाद रोधी, भारतीय वायुसेना की संपत्ति की सुरक्षा प्रदान करना, बंधक बचाव शामिल है। मार्कोस स्पेशल फोर्स भारतीय सेना के तहत काम करती है, भारतीय नौसेना के तहत काम करती है। वे मरीन कमांडो हैं। यह बल से अपने कौशल के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की है। मार्कोस की स्थापना 1987 में हुई थी। मार्कोस अक्सर बूलर झील और झेलम नदी के मध्य से जम्मू और कश्मीर में मेरीटाइम ऑपरेशन करता है। उन्हें सभी प्रकार के वातावरण जैसे हवा, समुद्र और भूमि में संचालित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यह व्यवस्था से यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत को UN ECOSOC के 3 निकायों के लिए चुना गया है। भारत को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के 3 निकायों के लिए चुना गया है। वे अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय आयोग, कमीशन ऑफ क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस, संयुक्त राष्ट्र लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण कार्यकारी बोर्ड, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द UN इटनिटी फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन और विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी बोर्ड का कार्यकारी बोर्ड। बोर्ड ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है। ये तीनों निकाय संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल के तहत काम करते हैं। इन निकायों के लिए भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से प्रारंभ होगा। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, किसी एक निकाय का नाम दे देगा, बोलेगा भारत के लिए, भारत को इस मतलब क्या भारत का कार्यकाल इसमें कब शुरू हो रहा है या किन 3 निकायों के लिए भारत को चुना गया है। तो यह भी आप यहाँ से तीनों निकायों का नाम आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय पर आयोग, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गुप्त मतदान के माध्यम से अपराध निरोधक और आपराधिक न्याय पर आयोग के लिए चुने गए अन्य देश क्यूबा, चिली, पैराग्वे, डोमिनिकन गणराज्य, ब्राज़ील है। बहरीन, ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, बेलारूस, फ्रांस, कनाडा, लीबिया, घाना, कतर, पाकिस्तान, टोगो और थाईलैंड जैसे देशों को भी चुना गया था। पहले, लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई का कार्यकारी बोर्ड है। यहाँ इसके लिए यूक्रेन, तुर्कमेनिस्तान, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, पोलैंड, मोनाको, केन्या, गुयाना, मिस्र, कोलंबिया, कैमरून, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, डोमिनिकन गणराज्य और अफगानिस्तान को भी चुना गया है। बोआओ फोरम, हाल ही में दक्षिण चीन में हाइनान प्रांत के बोआओ में बोआओ फोरम फॉर एशिया BFA वार्षिक सम्मेलन 2021 का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। सीधा पूछ सकता है आपसे BFA का पूरा नाम, तो बोआओ फोरम फॉर एशिया। या पूछ सकता है कि BFA का वार्षिक सम्मेलन 2021 का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो चीन में किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोआओ फोरम फॉर एशिया AC 2021 प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वर्ष के सम्मेलन में 60 से अधिक देशों और क्षेत्रों के 2600 से अधिक मेहमानों ने भाग लिया था। इसका विषय क्या था, ए वर्ल्ड इन चेंज, ज्वाइन हैंड टू स्ट्रेंथ ग्लोबल गवर्नेंस एंड एडवांस वेल्थ एंड रोड कोऑपरेशन। कार्यक्रम के दौरान बोआओ फोरम ऑफ एशिया द्वारा एशियाई अर्थव्यवस्था पर एक वार्षिक रिपोर्ट भी जारी किया गया। अब हम लोग इस रिपोर्ट की कुछ प्रमुख बातों को देखने का प्रयास करते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। क्रय शक्ति क्षमता परचेजिंग पावर पारिटी के संदर्भ में वर्ष 2020 के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था में एशिया की सामूहिक रूप से हिस्सेदारी 3% तक पहुंच गई है। इस रिपोर्ट मतलब क्या, BFA जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उस कॉन्फ्रेंस में यह सारी बातें को ध्यान में रखते हुए कहा गया और वर्ष 2019 की हिस्सेदारी से 0.9% अधिक रही। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में एशिया की बढ़ती भूमिका का संकेत है। सभी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं का तुरंत गति से आर्थिक एकीकरण हो रहा है। फरवरी 2021 तक एशिया के भीतर और बाहर 186 क्षेत्रीय व्यापार समझौते हो चुके थे, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रीय समझौताओं का 9% है। विशेष रूप से नवंबर 2020 में हस्ताक्षरित क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता RCEP से क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक विकास की गति सशक्त एवं तीव्र हुई है। इस समझौते से एशिया में मुक्त व्यापार समझौते संबंधी वार्ताओं को तीव्र करने हेतु एक नया प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं BFA बोआओ फोरम के बारे में। बोआओ फोरम फॉर एशिया की शुरुआत वर्ष 2001 में 25 एशिया देशों और ऑस्ट्रेलिया द्वारा की गई थी। वर्ष 2006 में इसकी सदस्यों की संख्या बढ़कर 28 हो गई। तो पूछ सकता है आपसे, अभी चर्चा में इसलिए कि BFA
कि जब स्थापना हुई तो उस समय उसमें कुल कितने देश थे, तो उस समय 25 देश था। वर्तमान 2006 में इसकी सदस्य संख्या कितनी कर दी गई है, तो 25 से बढ़ाकर 28 कर दी गई। यह किस प्रकार का एक संगठन है, यह एक गैर लाभकारी संगठन है। यह एशिया और विश्व में राजनीतिक, व्यापारिक और शैक्षणिक नेताओं के लिए एक उच्च स्तरीय मंच प्रदान करता है। इसका गठन दावोस, स्विट्जरलैंड में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला वैश्विक आर्थिक मंच के मॉडल पर किया गया है। इसका गठन किस पर किया गया, तो दावोस में जो प्रतिवर्ष विश्व आर्थिक मंच का जो बैठक होता है उस आधार पर इसका गठन किया गया है। यह फोरम क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने और एशियाई देशों को अपने विकास लक्ष्यों के नज़दीक लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मंच ने क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, सामूहिक विकास और अधिक समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण एशिया के निर्माण में सकारात्मक योगदान किया है। नेक्स्ट, ग्लोबल यूथ मोबाइलाइजेशन लोकल सॉल्यूशंस अभियान संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न तथा युवा संगठनों द्वारा एक साथ मिलकर एक अनोखा अभियान शुरू किया गया, जिसमें नोवेल कोरोना वायरस बीमारी कोविड-19 महामारी से प्रभावित युवाओं की जिंदगियों को फिर से पटरी बनाने के लिए विश्व भर से युवाओं को शामिल किया जाएगा। कोविड-19 के लिए संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न संस्थाओं और युवा संगठनों द्वारा एक अभियान शुरू किया गया, जिस अभियान का क्या नाम रखा गया है, तो ग्लोबल यूथ मोबाइलाइजेशन लोकल सॉल्यूशंस। देखिए, वी राइज टुगेदर यूथ मोबाइल्स ग्लोबल यूथ समिट, देखिए 23 से 25 अप्रैल के बीच यह चला है। ग्लोबल यूथ मोबाइलाइजेशन लोकल सॉल्यूशन अभियान के बारे में थोड़ा सा देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। इस अभियान की शुरुआत 19 अप्रैल 2021 को की गई है। इस अभियान का उद्देश्य महामारी से प्रभावित समुदायों में युवाओं को जीवन के पुनर्निर्माण हेतु नव परिवर्तनशील कार्यक्रम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके तहत आरंभ में 500 से 5000 की सहायता की मतलब क्या डॉलर में रूप में कुल 2 मिलियन लगभग 15 करोड़ रुपए की राशि 4 स्तरों में उपलब्ध कराई जाएगी तथा एक उत्प्रेरक कार्यक्रम द्वारा सर्वाधिक आशाजनक समाधानों का आकलन किया जाएगा तथा आगामी महीनों में अधिक धन जुटाकर उन्हें दोहराया जाएगा। इस अभियान में विश्व के 6 सबसे बड़े युवा संगठनों द्वारा सहयोग किया जा रहा है। पहला, वर्ल्ड अलायंस ऑफ यंग मैन शॉ क्रिश्चियन एसोसिएशन। दूसरा, विश्व युवा महिला क्रिश्चियन एसोसिएशन। तीसरा, स्काउट मूवमेंट का विश्व संगठन। चौथा, वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर गर्ल गाइड्स एंड गर्ल स्काउट्स। पाँचवां, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी। छठा, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग इंटरनेशनल अवार्ड। इन 6 युवा संगठनों के द्वारा और WHO की विभिन्न संस्थानों के द्वारा मिलकर यह अभियान शुरू किया गया कोविड-19 से लड़ने के लिए। स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर भारत अमेरिका की साझेदारी हुई थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर भारत अमेरिका साझेदारी की घोषणा की है। PM मोदी ने लीडर्स क्लाइमेट समिट को संबोधित करते हुए भारत अमेरिका जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 साझेदारी की शुरुआत की है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कोरोना महामारी के कारण अभी वर्तमान समय में क्या हो रहा है आपको पता ही है। जितना भी समिट का आयोजन किया जा रहा है वह सभी समिट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी देशों के राष्ट्रों के प्रमुख यहाँ पर हैं। जॉन बाइडन यहाँ पर बैठे हुए, जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल यहाँ पर बैठी हुई है। आप इन सबको आप यहाँ पर देख सकते हैं। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो इस तरह से विश्व के प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन सर यहाँ पर उपस्थित हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस का उद्घाटन किया गया। स्वच्छ ऊर्जा पर भारत अमेरिका सहयोग 2030 तक 450 गीगावाट तक पहुंचने के अपने महत्वाकांक्षी नवीनीकरण ऊर्जा लक्ष्य को पूरा करने में भारत की मदद करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इस शिखर सम्मेलन का आह्वान किया था। इस शिखर सम्मेलन में अमेरिका, जापान और कनाडा सहित कई देशों ने 2030 तक अपने कार्बन फुटप्रिंट को काफ़ी हद तक काटने के लिए अपनी बढ़ी हुई जलवायु कार्रवाई योजनाओं की घोषणा की है। नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? भारत को सेक्टोरल लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे अपनाने चाहिए। इससे रोजगार सृजन, कम प्रदूषण प्रतिस्पर्धा मदद मिलेगी। विद्युत क्षेत्र को डीकार्बनाइज किया जाना चाहिए। यह देश में ग्रीन हाउस और गैस उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 40% अधिक बिजली उत्पादन से आता है। भारत को अपनी कोयले से चलने वाली बिजली क्षमता को नहीं बढ़ाना चाहिए। विशेष रूप से बिजली भंडारण और स्मार्ट ग्रिड में अधिक नवीन तकनीकों को अपनाया जाना चाहिए। एक बहुहितधारक आयोग स्थापित किया जाएगा। इसमें सरकारों और प्रभावित समुदायों के सभी स्तरों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। नो बैन एक्ट पारित। अमेरिका प्रतिनिधि सभा US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने हाल ही में एक विधेयक पारित किया जो धर्म आधारित
यात्रा प्रतिबंध लगाने की राष्ट्रपति की क्षमता को सीमित करेगा। इसे अनौपचारिक रूप से नो बैन एक्ट कहा जा रहा है। नो बैन एक्ट किस देश के द्वारा जारी किया गया? तो अमेरिका के द्वारा। यह क्या है? तो धर्म आधारित यात्रा प्रतिबंध लगाने की राष्ट्रपति की क्षमता को सीमित करेगा, यह ऐसा एक्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है पास द नो बैन एक्ट, और यहाँ पर अमेरिका की जनता के द्वारा यहाँ पर यह बैनर दिखाया जा रहा है पास द नो बैन एक्ट एंड द मुस्लिम बैन। इस तरह से कुछ वहाँ पर लोगों के द्वारा रोड पर प्रोटेस्ट किया गया। यह अधिनियम क्यों पारित किया गया, यह थोड़ा सा हम समझ लेते हैं हम। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पारित मुस्लिम प्रतिबंध के जवाब में नो बैन एक्ट पारित किया गया। मुस्लिम प्रतिबंध ने मुस्लिम देशों से मुस्लिमों के अमेरिका जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। नो बैन एक्ट का पूर्ण रूप। नो बैन एक्ट का अर्थ है नेशनल ओरिजिन बेस्ड एंटी डिस्क्रिमिनेशन फॉर नॉन इमिग्रेंट्स एक्ट। नो बैन एक्ट की विशेषता क्या है? प्रतिबंध लगाने से पहले होमलैंड सुरक्षा विभाग और विदेश विभाग को प्रतिबंध के बारे में कांग्रेस को रिपोर्ट करना चाहिए। राष्ट्रपति को यात्रा प्रतिबंध के विश्वसनीय खतरे के अपने सबूत पेश करने चाहिए। वह होमलैंड सुरक्षा विभाग और सचिव से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही प्रतिबंध लगा सकते हैं। पृष्ठभूमि 2017 में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद यात्रा प्रतिबंध लगा दिया। यह अमेरिकी अदालतों द्वारा 2 बार खारिज किया गया था। हालांकि 2018 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को बरकरार रखा था। यात्रा प्रतिबंध शुरू में केवल यमन, सीरिया, ईरान, लीबिया और सोमालिया जैसे देशों पर लागू किया गया था। हालांकि बाद में इसका विस्तार इरीट्रिया, म्यांमार, किर्गिस्तान, सूडान, नाइजीरिया और तंजानिया तक कर दिया गया था। अमेरिका में 45 मिलियन से अधिक मुस्लिम रहते हैं। यह अमेरिका की कुल आबादी का 1.1% है। प्रतिवर्ष लगभग 25,000 अमेरिकी नागरिक इस्लाम में परिवर्तित हो रहे हैं। ये बहुत ही आप कह सकते हैं चिंतनीय या जो भी हो, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका जैसा देश में प्रतिवर्ष 25,000 अमेरिकी नागरिक जो है वह मुस्लिम नागरिक में हस्ताक्षरित हो, मतलब क्या मुस्लिम धर्म को फॉलो कर रहा है। चलो आगे। राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की पहली बैठक की अध्यक्षता की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो वाणिज्य और रेल मंत्री और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा यह किया गया है। इस परिषद का गठन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा किया गया था। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार को देश में नवाचार और स्टार्टअप को मजबूत करने के लिए मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए आवश्यक उपायों पर सलाह देना है। यह देश में सतत आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगी और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेगी। इस परिषद का गठन पदेन और गैर आधिकारिक दोनों सदस्यों के साथ किया जाता है। ये सदस्य भारत सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। इनमें केंद्रीय मंत्रालयों के सदस्य और सफल स्टार्टअप्स के संस्थापक भी शामिल होते हैं। भारत में अब 38,756 आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं। इसमें से 27 यूनिकॉर्न हैं। यूनिकॉर्न वह स्टार्टअप है जिसका बाजार मूल्यांकन कम से कम $1 मिलियन है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टेक स्टार्टअप हब है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप टेक भारत है। भारत सरकार स्टार्टअप को एक ऐसी संस्था के रूप में परिभाषित करती है जिसका मुख्यालय भारत में है, जिसकी वार्षिक आय करोड़ रुपये से कम और या 10 साल से भी कम समय में खुल जाती है। अमेरिकी ट्रेजरी की रिपोर्ट भारत को मुद्रा निगरानी सूची में रखा गया। अमेरिका ने हाल ही में अपने प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के मैक्रो इकोनॉमिक और विदेशी मुद्रा नीतियों पर अपनी रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में अमेरिका के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों की मुद्रा प्रथाओं की समीक्षा की गई। अमेरिका के व्यापारिक भागीदारों की समीक्षा करने के लिए रिपोर्ट द्वारा उपयोग किए जाने वाले 3 प्रमुख मापदंड हैं: चालू खाता अधिशेष, द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष, विदेशी मुद्रा बाजारों में लगातार एक तरफा हस्तक्षेप। इस रिपोर्ट ने भारत को निगरानी सूची में रखा। अमेरिका के 11 व्यापारिक भागीदारों को इस सूची में रखा गया। अन्य 10 देश जापान, चीन, जर्मनी, कोरिया, इटली, आयरलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, मेक्सिको और थाईलैंड है। भारत 3 में से 2 मानदंडों को पूरा करते हुए लगातार एक तरफा हस्तक्षेप और व्यापार अधिशेष है। तीनों मापदंडों को वियतनाम, स्विट्जरलैंड और ताइवान पूरा करते हैं। इस बार अमेरिका ने चीन को अपने मैनिपुलेट्स की सूची में हटा दिया। हालांकि ताइवान को वॉच लिस्ट में रखा। 2020 में ताइवान ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6% की बढ़त हासिल की। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ताइवान ने विदेशी मुद्रा भंडार में 530 मिलियन अमेरिकी डॉलर जमा किए हैं। यह देश की जीडीपी का 79% था। अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिशेष 2020 में 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अमेरिका के साथ चीन का व्यापार अधिशेष सबसे अधिक था, यह 311 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अमेरिकी सरकार ने मुद्रा हेरफेर की सूची में वियतनाम और स्विट्जरलैंड को हटा दिया। अमेरिका के अनुसार मुद्रा हेरफेर जानवरों की किसी भी मुद्रा और अमेरिकी डॉलर के बीच विनिमय दर को प्रभावित कर रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल करने के लिए किया जा रहा है।
इटली ने भारत में पहला फूड पार्क लॉन्च किया। इटली ने हाल ही में भारत में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल हैं। गुजरात के मेहसाना जिले में फनीधर में इटली ने अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट शुरू किया। देखिए कितनी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। मेगा फूड पार्क लॉन्च किया जिसमें खाद्य प्रसंस्करण से गुजरात के मेहसाना जिले में, कहाँ इटली के द्वारा भारत में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया गया। कहाँ किया गया? सबसे पहले किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में किया गया। गुजरात में कहाँ? तो मेहसाना जिले की फनीधर में। कहाँ पर? तो फनीधर में। यह सब आपको याद रखना है। इटली ने भारत में अपना पहला फूड पार्क इससे कहाँ? गुजरात। गुजरात में आपको याद होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो गुजरात में स्थित है, मतलब कि अहमदाबाद में। इस परियोजना का नाम मेगा फूड पार्क है। इस परियोजना का क्या नाम रखा गया? तो इस परियोजना का नाम मेगा फूड पार्क रखा गया। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि यह क्या है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कृषि और उद्योग के बीच इंटरेक्शन विकसित करना है। साथ ही यह परियोजना क्षेत्र में कुशल प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसे एक विशेष प्रयोजन वाहन स्पेशल पर्पज व्हीकल द्वारा लागू किया जाएगा। यह कृषि उत्पादन और बाजारों को जोड़ेगा। यह प्रोसेसर और किसानों और खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाकर मूल्य वृद्धि को अधिकतम करने, किसानों की आय बढ़ाने, अपव्यय को कम करने और रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेगा। मेगा फूड पार्क खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य खेतों से प्रसंस्करण और उपभोक्ता बाजारों तक सीधे संपर्क स्थापित करना है। इस योजना का उद्देश्य वैश्विक खाद्य व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को कम करने से कम 3% बढ़ाना है। इस योजना के तहत भारत सरकार प्रत्येक मेगा फूड पार्क को 50 करोड़ रुपये प्रदान करेगी। इस योजना का लक्ष्य 30 से 35 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लागू करना है। इसने प्रत्येक फूड पार्क से 400 से 500 करोड़ रुपये का टर्नओवर और कम से कम 30,000 का रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा है। अब तक 6 चरणों में 42 मेगा फूड पार्क स्वीकृत किए गए हैं। प्रत्येक मेगा फूड पार्क का लक्ष्य कम से कम 25,000 किसानों को जोड़ना है। ये बहुत बड़ी योजना है सरकार। इस वित्त मंत्रालय ने हाल ही में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम कोविड-19 के कारण दायरे को बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपये कर दिया। इसका उद्देश्य देश में तनावग्रस्त कंपनियों को राहत देना है। इसमें मुख्य रूप से पर्यटन, आतिथ्य, यात्रा और खेल क्षेत्रों में व्यावसायिक उद्यम शामिल है। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी स्कीम गारंटी प्रदाता है। यह आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे। इस योजना का विस्तार स्वास्थ्य देखभाल और अन्य तनावग्रस्त क्षेत्र की कंपनियों के लिए किया गया, जिनके पास 60 दिन तक ऋण बकाया है। तीनों ECLGS की वैधता यानी 1.0, 2.0 और 3.0 को जून 2021 से बढ़ाया गया। SMA खाते क्या है? SMA खाते का स्पेशल मेंशन अकाउंट्स है। इन खातों में उत्तेजित तनाव के लक्षण दिखाई देते हैं। SMA खाते जिनके भुगतान आंशिक रूप से या 1 से 30 दिनों के लिए पूर्ण अतिदेय ओवरड्यू होते हैं, SMA 0 खाते कहलाते हैं। जिन SMA खातों में 31 से 60 दिनों के लिए अतिदेय भुगतान होता है उन्हें SMA 1 खाता कहा जाता है, और 61 से 90 दिनों के लिए जिनका भुगतान अतिदेय होता है उन्हें SM2 खाता कहा जाता है। ECLGS के बारे में देख लेते हैं। इस योजना को आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन के कारण होने वाले संकट को कम करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य MSME पर निर्भर लोगों की आजीविका को आसान बनाना है। यह MSME मुद्रा उधारकर्ताओं और व्यवसायिक उद्यमों को संपार्श्विक मुक्त और अतिरिक्त क्रेडिट प्रदान करता है। यह मुद्रा उधारकर्ताओं को उनके क्रेडिट बकाया के 20% की सीमा तक अतिरिक्त ऋण प्रदान करता है। इसके अलावा यह 25 करोड़ रुपये के बकाये के साथ MSME के अतिरिक्त क्रेडिट प्रदान करता है। हालांकि केवल 100 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले MSME ही इसके लिए पात्र हैं। यह भी थोड़ा सा यहाँ से याद रखना है। पीयूष गोयल ने लॉन्च किया स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की शुरुआत की। फंड का उद्देश्य अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश और व्यवसायीकरण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सरकार ने फंड के लिए 945 करोड़ रुपये के कोष को मंजूरी दी है। बीज वित्त पोषण प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल 2021 से शुरू करते हुए अगले 4 वर्षों में विभाजित किया जाएगा। इस योजना में 300 इनक्यूबेटर के माध्यम से अनुमानित 36 स्टार्टअप का समर्थन करने की उम्मीद है। LIC ने की पेटीएम के साथ साझेदारी। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने पेटीएम के साथ अपना समझौता किया है। देश के सबसे बड़ी जीवन बीमाकर्ता ने एक नया सौदा किया, क्योंकि इसके अधिकांश भुगतान डिजिटल मोड में चले गए हैं। इस कारण से यह किया गया है।
तो इस प्रकार आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने का प्रयास किए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह करंट अफेयर्स का सीरीज बहुत अच्छा लगा होगा और अपने दोस्तों के बीच, अधिक से अधिक मित्रों के बीच आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और पूरी वीडियो को देखिए। और इस कोविड महामारी के दरमियान आप घर में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें और बड़ों का भी ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। एक आर्मी की तरह, एक डॉक्टर की तरह, एक कोरोना वॉरियर्स की तरह लड़ना है। मतलब क्या, कंटिन्यू परिस्थिति कैसा भी हो, हमें अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। धन्यवाद।